इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी होगी, पॉइसन इक्वेशन, और अगर ये चार्ज डेंसिटी जीरो हो तो लैप्लास इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह पॉइसन इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड यहाँ पे भी प्रॉबेबली एक लैप्लास इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही होगी इफ द पोटेंशियल इज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक है, ओके। तो जनरली आप ये देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी या स्टैटिक चार्जेस की वजह से एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लेकिन अगर वो चार्जेस स्टेशनरी नहीं है, इफ दे आर मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सम करंट फ्लोइंग, ठीक है, एंड इफ द करंट इज मूविंग तो वी हैव अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट की वजह से मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, सही है, डीसी करंट की वजह से मैग्नेटोस्टैटिक। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी दैट वुड बी मैग्नेटो डायनामिक फील्ड, ठीक है, या इन जनरल जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे होते हैं तो उसमें इम्प्लिसिट बात होती है कि वो ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से है, लेकिन इस कोर्स के पर्सपेक्टिव में जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा यही बात इम्प्लाई कर रहे हैं कि ये एक डायरेक्ट करंट की वजह से है, ठीक है, डीसी कांस्टेंट करंट की वजह से है। जो आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स में पढ़ रहे हैं वो सारा कुछ जब आप पढ़ रहे हैं तो मेनली यू आर रीडिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि वो जो मेंस की इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ से वो सारी की सारी डिराइव होती है, ठीक है। तो जो एग्जांपल है इसी तरह हमारे पास मैग्नेटाइजेशन करंट्स हैं, परमानेंट मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम करंट्स हैं जो कि वैक्यूम ट्यूब्स में प्रोड्यूस होते हैं। कंडक्शन करंट्स हैं जो कि हमारे पास करंट कैरिंग वायर्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और हम फ्री स्पेस में भी पढ़ेंगे इसका इफेक्ट, और इन सम मटेरियल या मीडियम भी जो इफेक्ट है उसको हम स्टडी करेंगे, ओके। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इनके नाम सुने होंगे, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, माइक्रोफोन्स, कंपास, टेलीफोन बेल रिंगर्स, मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन्स, मेमोरी डिवाइसेस, मैग्नेटिक सेपरेटर्स। इसके अलावा और कोई एक आधी एग्जांपल आप बता सकते हैं मुझे जो यहाँ पे कवर नहीं की हुई? तो जरा कोई और एग्जांपल? हाँ जी, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जी सर, हो सकता है। मैग्नेटिक रिले, और उसके अलावा एनीथिंग एल्स दैट इज इन योर माइंड? सर एक स्विचेस आते हैं, रीड स्विचेस, वो उसमें भी होता है मेरे ख्याल में। ठीक है, वो भी क्या करंट करंट की बेसिस के ऊपर काम जी करते सर, हैं? मैकेनिकल स्विचेस होते हैं तो वो जब मतलब मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो ऑन हो जाता है। ठीक है, ओके। सोलेनॉइड वाले स्विचेस। हाँ रीड ठीक स्विचेस है। कहते हैं। जी सॉल, पता नहीं अब स्पेलिंग मैं क्या लिख रहा हूँ, सर रिले वाले। लेकिन लेकिन सोलेनॉइड वाल्व्स मिलते हैं इलेक्ट्रिक, ये पानी हाँ वही के फ्लो वही। को कंट्रोल करने के लिए सोलेनॉइड वाल्व्स मिलती हैं। फिर जी आपने सर। वो शायद सुना हो
सर सोलेनॉइड बेल्स भी होती हैं जो घरों में लगी हुई होती हैं। हाँ हाँ, घरों में, स्कूल में, वो जो बार बार वो हाँ वो यही है बड़ी प्रॉब्लली। ये बड़ी वही है, होती है ना, बहुत बड़ी। इसी तरह की है वो भी इसी तरह की चीज है। चले, स्कूल बेल या फायर ट्रक की जो बेल होती है, ठीक है। और उसके अलावा चले सर ये तो अपना ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी तो, वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड पे ही चलते हैं ना। जी जी, ये लिखा हुआ है आपके सामने। ये सारी चीज, ओके ओके। हाँ, ठीक है। जनरेटर्स यहाँ पे नहीं लिखे हुए, जनरेटर्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स इन योर डेली लाइफ जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। ओके गुड, चलो जी। तो इफ यू लुक एट इट, तो देर आर टू मेजर लॉज, ठीक है। एक लॉ है बायट्स-वॉट लॉ एंड द अदर वन इज एम्पेयर सर्किट लॉ। जो बायट्स-वॉट लॉ है, दिस इज सिमिलर टू कूलम्स लॉ, एंड जो एम्पेयर सर्किट लॉ है या एम्पेयर लॉ, दिस इज सिमिलर टू गॉसेस लॉ। अगर किसी को याद हो तो क्या मुझे बता सकते हैं कि कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ को हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या काम होता है? हाँ जी। सर जो सरफेस पे चार्ज होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए सर गॉसेस लॉ। नहीं, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही हो तो मुझे बताएं, मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखी है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे आप बताइए कि हम कूलम्स लॉ को किस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सर स्टेटमेंट नजर नहीं आई सर अभी तक। अच्छा चलें, सर कूलम ला जो है वो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए होता है, और गॉसेस ला जो ठीक होता है, है वो फ्लक्स के लिए। ठीक है। तो फोर्स के लिए होता है, उसके बाद हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिराइव करते हैं? सर डिवाइड कर देते हैं चार्ज से। ठीक है, तो हम कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिटरमिन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास होता है E इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। और आगे ऊपर हमारे पास आर वेक्टर आ जाता है, राइट, ऐसे ही है। जो गॉसेस लॉ है वो हमें क्या कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, और जो फ्लक्स है उसको हम फ्लक्स डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और फ्लक्स डेंसिटी को फील्ड इंटेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह हमारे पास जो बायट्स-वॉट लॉ है वो हमें ये बताता है कि अगर किसी भी जगह पे, तो कूलम्स लॉ हमें ये कह रहा है कि किसी भी जगह पे चार्ज मौजूद है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। बायट्स-वॉट लॉ हमें ये कहता है कि किसी भी जगह पे अगर करंट मौजूद है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और उसका जो एक्सप्रेशन है वो हम अभी बताते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। और जो एम्पेयर सर्किट लॉ है वो भी हमें यही बताता है, होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। लेकिन एम्पेयर लॉ जो है वो हमें हेल्प करता है ऐसे सिनेरियोज को स्टडी करने में जो कि सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के को डील करते हो। जिस तरह गॉसेस लॉ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डील करता है, इसी तरह एम्पेयर लॉ सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन को डील करता है। ओके, तो ये सामने आपके बायट्स-वॉट लॉ की स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब आप अगर इस स्टेटमेंट को रीड करें तो आपको इसमें बिल्कुल कूलम्स लॉ का इफेक्ट नजर आएगा,
कहते ये हैं कि बायट्स-वॉर्ट लॉ स्टेट्स कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट produced by a differential current element IDL, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट इज उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन अल्फा एंड जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है DH दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, नजर आ गया कि नहीं? क्यों जनाब, नजर आ गया कि नहीं नजर आ गया अभी? जी सर, नजर आ रहा है। तो अब इसमें आप ये देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि हाउ वुड यू कैलकुलेट दिस एंगल अल्फा। ठीक है, ये जो एंगल अल्फा है ये कैसे आएगा? नाउ इफ यू लुक एट इट, दिस इज द इंटरनल एंगल ऑफ टू लाइंस। एक वो वाली लाइन है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो कि इस तरफ जा रही है, और दूसरी वो लाइन है जो कि डीएल के पॉइंट को, जिस पॉइंट पे भी आपने डीएल लिया है, और आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो दिस एंड दिस, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज द करंट एलिमेंट। ठीक है, so for example I say that this is the current element जो कि A से लेके B तक है and this is the point P। सही है, तो ये ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे, तो ये बात है। ठीक है, तो इफ यू लुक एट इट, जब आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें तो यू हैव IDL साइन अल्फा ओवर r²। यार इधर नॉइज लेवल थोड़ा ज़्यादा है, चलो मैं लैब में चला जाता हूँ। यहाँ पे ना पीछे लोग बात कर रहे हैं तो तुम लोग डिस्टर्ब हो रहे होगे। जी, तो नाउ इफ यू लुक एट इट, ये जो बायट्स-वॉर्ट लॉ है इसका अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो DH is proportional to IDL sin अल्फा ओवर r²। और जो आपको पता है कि जो साइन अल्फा है, जिस तरह हम कॉस अल्फा को या कॉस थीटा को डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसी तरह हम साइन अल्फा को क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ए आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, तो एक्चुअली जो ए आर है यूनिट वेक्टर, उसकी भी यही डायरेक्शन है जो आर की डायरेक्शन है। ठीक है, ए आर यूनिट वेक्टर की भी यही डायरेक्शन है। तो व्हाट वी डू इज, इस साइन अल्फा को वी कन्वर्ट आइडियल क्रॉस ए आर एंड देन वी रिप्लेस दिस ए आर विद आर ओवर आर का मैग्नीट्यूड, तो विच गिव्स अस DH is equal to IDL cross R over 4 pi R cube, and if you want to take H, so it would be now IDL cross R over 4 pi R cube। ठीक है, तो now if you look at it, the expression is more or less similar to Coulomb's law। ठीक है, और आप ये देखिए, जिस तरह कूलम्स लॉ में मैंने आपको बताया था
कि कूलम्स लॉ एक ऐसा बेसिक लॉ है जो कि हर सिचुएशन पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। द ओनली थिंग दैट यू नीड इज़ कि आपको लोकेशन ऑफ योर करंट एलिमेंट एंड लोकेशन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पता होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आपको क्यों पता होनी चाहिए? सो दैट यू कैन कैलकुलेट दिस आर वेक्टर। अगर ये दोनों लोकेशंस आपको नहीं पता होंगी तो आर विच इज़ नाउ दी distance vector between these 2 points, you won't be able to calculate it। ठीक हो गया? Because जो DH है ये इसका मैग्नीट्यूड या ये वेक्टर एक क्रॉस प्रोडक्ट से निकल रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इट वुड बी डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से है। तो योर thumb would be pointing in the direction of the current and जो आपकी फिंगर का कर्ल है of your fingers, it would be telling the direction of the magnetic field। ठीक है, तो इस केस में अगर आप यहाँ पे इसको अप्लाई करें तो you would be able to determine कि your magnetic field is directed into the page। If the direction of the current reverses in this direction, तो your magnetic field would be directed out of the page। ठीक है, और ये बात आपको पता ही है कि जो क्रॉस साइन है ये इन को शो करता है और जो डॉट साइन है ये आउट को शो करता है। ठीक है, बिकॉज ये एक एरो की तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। जो तीर होता है तो तीर की बैक साइड देखें तो वो इस तरह से क्रॉस बना हुआ होता है, उसकी सामने वाली साइड देखें तो एक पॉइंटिंग एरो है। तो अगर तीर आपसे दूर जा रहा है तो इनटू द पेज तो इट इज दिस, और अगर वो आपकी तरफ आ रहा है तो इट इज दिस। ठीक है, ओके। नाउ अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एक लाइन करंट एलिमेंट की वजह से आ सकती है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सरफेस करंट की वजह से भी आ सकती है और किसी वॉल्यूमेट्रिक करंट की वजह से भी आ सकती है। जो एक्सप्रेशन होगा अगर हमने एक दफ़ा इसे कैलकुलेट कर लिया है तो इफ़ वी हैव IDL which is total current, then for a surface we have K ds where K is ampere per meter square और ds के साथ we have total current and it is equal to J dV। तो this all of this would be equal to I total, ठीक है, या I वेक्टर, और वेक्टर से हम इसको इस वजह से वो नोटेशन वेक्टर की इस वजह से दे रहे हैं बिकॉज इट इज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशन इज फॉर लाइन करंट, सरफेस करंट एंड वॉल्यूमेट्रिक करंट। तो चलें अभी के लिए हम इसको यहाँ पे रोकते हैं। टुमारो व्हेन वी मीट तो विल डिटर्मिन द एक्सप्रेशन ऑफ बायट्स-सवार्ट लॉ for this particular scenario where you have a current element। और हम इसको जिस तरह हमने कूलम्स लॉ के डिफरेंट केसेस पढ़े थे हम इसी तरह से डिफरेंट केसेस ऑफ बायट्स-सवार्ट लॉ पढ़ेंगे और इनका फ़ायदा यही होगा कि वी वुड फाइंड सम जनरलाइज्ड एक्सप्रेशंस that will help us to determine what is the value of magnetic field intensity around a current body and how would we calculate it। ठीक है, इस तरह से। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ आस्क। इफ़ यू थिंक कि आपको सब समझ लग गई है तो अगेन डू लेट मी नो। क्यों बच्चों, समय लग गई है? जी सर। चलो ठीक है, चलो हम इसको सेशन को ख़त्म करते हैं। और अगेन जो यूट्यूब चैनल है मैंने जो आपको बताया उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको
इन चैप्टर के यानी 7 के, 8 के, 9 के आपको वहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी तो आप उनको भी गो थ्रू कर लेते हैं, सेशंस भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। सर आप वो सर चैप्टर एक 4 और के बात भी थी सर, यूट्यूब आप पे कर सकते हैं हमें वो दे अपलोड? सकते हैं सर? क्या बेटा? सर जी जी सर अगर बोलिए। आप हमारे साथ कोर्स प्लान शेयर कर दें सर, ये बीएस वाला, तो अगर हमें कोई डिफिकल्टी होती भी है, क्योंकि सर इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना सर बहुत मसला हो जाता है। ये 1080 के अंदर चलती है और सर यानी कि हम नहीं सुन सकते इसे ऑन करके ना दोबारा, तो ये अच्छा नेट इतना तेज नहीं है सर। यूट्यूब वाला बंदा डाउनलोड कर लेता है, तो अगर हमारे पास होगा ना सर कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ाए हैं, यानी कि एग्जैक्ट या आगे आपने पढ़ाने हैं, तो बंदा वही वही ना वीडियो स्किप करके यूट्यूब वाली भी देख सकता है सर। क्योंकि अगर उसके अंदर जैसे अच्छा आपने बोला कि आप इन डेप्थ है या टॉपिक ज्यादा हैं, तो सर अगर हम अच्छा हमसे लेसन प्लान शेयर कर देते सर। लेट मी सी कि अगर मुझे मिल जाता है, अदरवाइज मैं आपको अम, अच्छा लेट मी, मैं वो भी ढूंढने की कोशिश करूंगा। मीनवाइल ओके, जो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है, ये अब फाइनल के लिए हमारे निकल गए हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशन आगे ज़रूर आ जाएगी। ठीक हो गया? ठीक है सर। जो उसके बाद हमारे आ गए चैप्टर नंबर 4 एंड 5 से शुरू करते हैं आगे। तो सॉरी जी, तो हम लोगों ने चैप्टर 4 में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, हमने सारा कुछ पढ़ा है इसमें। ठीक पूरा है। पूरा चैप्टर 4 पढ़ा। ठीक हो गया? कंप्लीट है। जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें हमने प्रॉपर्टीज, कन्वेक्शन, कंडक्शन करंट्स, कंडक्टर्स, पोलराइजेशन, जी हमने इसमें भी सारा कुछ पढ़ा है। सिर्फ हमने पोलराइजेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ी। हाँ जी, इसमें हमने सिर्फ पोलर यानी 5.5 जो टॉपिक है पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स, हमने डायरेक्ट सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट देखा है, और हमने जो इसकी एंड इक्वेशंस है उनको देखा है। इसकी एंड इक्वेशंस की जो एग्जांपल्स हैं यानी उनकी जो एप्लीकेशन है वो भी हमने देखी है। तो लेकिन इसकी डेरिवेशन हमने नहीं देखी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अगेन चैप्टर नंबर 5 में भी हमने सब कुछ कवर किया। वी डिडंट लीव एनी सिंगल थिंग। जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें हमने 6.3 को छोड़ा है, विच इज यूनिकनेस थ्योरम। 6.3 को आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर दें बेशक। और जो 6.6 है, मेथड ऑफ इमेजेस, उसकी भी कोई एप्लीकेशन या डेरिवेशन या एग्जांपल हमने नहीं देखी। ठीक है, तो मेनली हमने पॉसन लैप्लास इक्वेशन इन दोनों को देखा। जो उनका सोल्यूशन है या उनका जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है वो हमने एग्जांपल्स की मदद से देखा, और रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस को देखा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में हम 7.8 को छोड़ देंगे, जो एंड वाला सेक्शन है जिसमें डेरिवेशन है बायट्स वॉट लॉ की और एम्पेयर सर्किट लॉ की, उनको छोड़ देंगे। बाकी सारे का सारा हम करेंगे उसको कवर। जो चैप्टर नंबर 8 है उसको भी हम चैप्टर नंबर 8 आई होप कि हम सारे का सारा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम लास्ट जो उसके दो टॉपिक्स हैं 8.10 और 8.11 इन दोनों को छोड़ दें, क्योंकि ये आपने इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स में कर लिया हुआ है। जो मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में है, मसलन आपके पास अगर एक ट्रांसफार्मर है और आपने उसका अगर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है तो वो कैसे बनता है, ये शायद आप ये काम कर चुके हुए हैं, लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रॉबेबली कवर नहीं करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें हम 9.5 तक जाएंगे, 9.1 से लेके 9.5 तक। तो ये है।
तो 7 सारा होगा अपार्ट फ्रॉम 7.8। चैप्टर नंबर 8 सारे का सारा होगा अपार्ट फ्रॉम 8.10 एंड 11। और जो चैप्टर नंबर 9 है that would be up to 9.5. So this is what we are going to do. ठीक है। और पीछे 4, 5, 6 पूरा है। 6 में हमने मेथड ऑफ इमेजेस नहीं किया और यूनिकनेस थ्योरम नहीं किया। 6.3 और 6.6 माइनस है। तो इस तरह से सर फर्स्ट 3 चैप्टर्स को यानी कि उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमने उनको देखना है, यानी कि उनको ऐसा प्रिपेयर नहीं करना फाइनल के लिए। जी उनको कोई प्रिपेयर नहीं करना उसमें से, यानी कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन उनकी आगे यानी सफिशिएंट एप्लीकेशन है। ठीक हो गया, बस हम थैंक यू। प्रीवियसली बस मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ जिस तरह आपके मिड में एक क्वेश्चन था और आपको ये कहा गया कि जी अच्छा आप के सामने एक टोर्नेडो की फील्ड ड्रॉ की हुई है, तो आप इसके हवाले से बताइए कि कर्ल और डाइवर्जेंस की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो आप लोगों ने उसमें से एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया कि भाई अच्छा जी कर्ल इसकी नॉन ज़ीरो है और डाइवर्जेंस भी इसकी नॉन ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, तो अब इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जी मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्टन यानी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव से आप ये बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस क्या होती है या मैग्नेटिक फील्ड की डाइवर्जेंस क्या होती है या उनका कर्ल क्या होता है। ठीक है, तो अब यानी वी आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, लेकिन वी आर आस्किंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये बात है इस तरह से। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो इट वुड बी मोर ऑफ ऑन द एप्लीकेशन साइड। तो ठीक है जनाब, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, चलो थैंक यू सर वेरी वो कोई मच। बच्चा कह रहा था कि चैट में कोई क्वेश्चन भेजा है मैंने, तो 1007। ठीक है बेटा, लेट मी सी कि हमारी चैट कहाँ पे आती है। जी सर, अगर पॉसिबल है तो आप चैप्टर 4 की लेक्चर रिकॉर्डिंग्स भी अपने चैनल पर अपलोड कर दें, फिर हमारे पास ऑलमोस्ट पूरा कोर्स यूट्यूब पर होगा और हम किसी भी वक्त उसको देख सकेंगे। जी अच्छा जनाब, मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश कर लूँगा कि मैं ये काम कर लूँ। प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन कोशिश कर लूँगा। मुझे देखने दें कि चैप्टर 4 की रिकॉर्डिंग्स हैं कहाँ कहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू। आप ना ऐसा कर लें, चलें इतनी मेरी हेल्प कर दें कि आप ना मुझे जो चैप्टर 4 की रिकॉर्डिंग्स की जो डेट्स हैं ना, जिस तरह ये आपके सामने अक्टूबर 15, अक्टूबर 19 ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मुझे आप डेट्स आइडेंटिफाई करके दे दें कि ये डेट्स हैं जिसके ऊपर हमने लेक्चर 4 पढ़ा हुआ है, तो मैं वो कर दूंगा। ठीक है, हो जाएगा ऐसे। ठीक हो गया ठीक है सर, वो आपसे सर। मैं कर दूंगा व्हाट्सएप पे। सर वो आपको जी फॉर्म जो रिस्पांस शेयर किए थे सर, वो आपको मिल गए थे, आपने देखे थे वो? बेटा, नॉर्मली ये जो रेक्टिफिकेशंस वाले काम है ना, ये मैं बिल्कुल फाइनल के आसपास करता होता हूँ, तो मुझे लेकिन चले मैं फॉर्म डाउनलोड अपने पास एटलीस्ट कर लेता हूँ। सर बस वो एक तो आप चेक कर लेना कि इनके आपके पास आ गए हैं रिस्पांस वगैरह, क्योंकि अगर कोई चलो मसला होता हो फिर ताकि मैं भी देख लूँ। वो जी बेशक आप वो चेक वगैरह वो बाद में एंड पे कर लेना, वो मसला नहीं। जी ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, और कोई बात, एनीथिंग? responses अच्छा, इसको मैंने क्या करना है जाके? चले मैं सर वो स्क्रीन आपको मैंने मैं लिंक भेजा था। बेटे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, मैं उस लिंक पे गया हूँ, मुझे बताएं कि इसको मैंने क्या करना है।
जी, ये क्वेश्चंस थे, सर बिल्कुल। ठीक हो गया। और ये आगे मैंने रिस्पॉन्सेज पे गया हूँ, ये क्वेश्चंस हैं और ये रिस्पॉन्सेज हैं। अब कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। रिस्पॉन्स बिल्कुल। अच्छा, सर और ये इसको सारे देख लें। डिटेल्स वगैरह इसके अंदर। चलो ठीक ठीक है। अच्छा, इनका कोई डिलीट वगैरह होने का मसला तो नहीं होता? नो सर, लेकिन सर इसका मुझे आइडिया नहीं है। शायद 30 डेज के बाद इसका रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, तो थोड़ा बहुत ये मुझे इसका नहीं चलो, पता। अगर आप मैं ये रिस्पॉन्स काम डाउनलोड कर करूँ, लें बिल्कुल। डाउनलोड रिस्पॉन्सेज, ठीक है। चलिए जी, मैं देख लेता हूँ कि इसमें से क्या निकलता थैंक है। यू सर। ठीक है बेटा, ओके ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।